अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है वेव्स, मोशन एंड साउंड। ये कंडीशन बता देना चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें ये है कि आपके पास अगर आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस साइन ये जाहिर कर रही है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे कि कल हमने ये ऑब्जर्व किया था कि आपके पास कोई भी बॉडी अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जब ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है तो इस जगह पर ये अपने आप को रिलैक्स, मतलब ये रिलैक्स हालत में हम इसे कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर ये रेस्ट में होती है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अब ऐसा होता है कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है इलास्टिक रिस्टोरिंग के अगेंस्ट, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये चीज बता देना चाहता हूँ, जितना हम इस पे वर्क करेंगे तो उसके अंदर वाइस इसमें क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको मीन पोजीशन से यहाँ स्ट्रेच करके लाऊंगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इससे हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और कह सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है राइट पे, राइट का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं जो चीज ग्रेटर देन जीरो होती है उसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव, और अगर कोई चीज लेस देन जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना। बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ राइट में तो याद रखना x इसका पॉजिटिव है, बट फोर्स इसमें क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये बताया जाता है कि आपने बुक्स लॉ में पढ़ा था कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहती है। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप ये देखेंगे कि जब ये बॉडी कंप्रेस होके इस जगह पर आ जाएगी, जब ये बॉडी अगेन जब ये इस तरह से मूव करते हुए, अब जब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये तेजी से आएगी, तेजी से आएगी। इसको रुकना चाहिए था बीच में, यहाँ पर मीन पोजीशन। अगर ये मीन पोजीशन पे नहीं रुक रही और उसके अलावा अगर इस साइड पे आ जाती है तो याद रखना कि इसके अंदर अगेन एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बीच में ना रुकने की वजह क्या है, मीन पोजीशन पे ना रुकने की वजह क्या है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है। कोई भी तेज मूविंग कोई बॉडी होती है वो अगर बीच में से मीन पोजीशन से गुजरती है तो वहां इनर्शिया वर्क करता है जो इसको अगेन इस साइड पे लेकर आता है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब ये बता देना चाहता हूं कि सर इस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ज्यादा थी, बीच में जब आया मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब इस साइड पे आ गया तो फिर से अगेन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि यूं कहें कि इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां ये सेंट्रल पॉइंट जिसे मीन पॉइंट कहते हैं यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, जीरो होती है। अब आप फाइनली अगर ऐसे आप देखेंगे तो अगेन ये रिलैक्स अपनी उसी जगह पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये हमारा कंडीशन। कई दफा हम ये सोचते हैं कि जब सर हम ये पढ़ रहे होते हैं, आपके इस चैप्टर का नाम है वेव्स, मोशन एंड साउंड। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके चैप्टर का नाम है वेव्स, मोशन एंड साउंड, तो हम स्टडी क्यों करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कोई बता सकता है? आपको वैसे इस चैप्टर का नाम है वेव्स, मोशन एंड साउंड, पर हम यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है कि हम ये चीज, अब आपको मैं एक हिंट देना चाहता हूं, ये चीज याद रखना, ये पार्टिकल जहां मौजूद है ना, अगर मैं इसको आपस में रिलेट करूं इन पार्टिकल्स को, ये कौन सी शेप बनाएंगे, वेव की शेप बनाएंगे। वेव भी बेसिकली कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, जिस जगह पर वो इस तरह से, कभी भी आप वेव को देखेंगे ना तो क्रस्ट ट्रफ, तो इस हिसाब से ये वो मीन पोजीशन है जहां को रिलैक्स पोजीशन था, और यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे भी आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट, और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। तो अगर आप वेव को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वाइब्रेटरी या हार्मोनिक मोशन पढ़ना लाजमी है।
ये बात आपको बता देना चाहता हूं। तो हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो याद रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया जाता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ vibrating body executing simple harmonic motion is directly proportional to displacement and it is directed towards mean पोजीशन। ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था ये उससे रिलेटेड। आज इसके बाद जो एक और हम टॉपिक इसके बाद पढ़ते हैं जिसका नाम है कनेक्शन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये चीज हमसे पूछी जाती है कि सर कैसे हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करेंगे। आप लोग जब भी देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो अलोंग द सर्कुलर पाथ होती है। इससे आप नाम लेते हो दैट इज द डायमीटर। जैसा कि अगर सपोज करो ये पार्टिकल मूव करते हुए इसका है, तो अब आप कहेंगे सर अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन की नजर आ रही है कहीं पर? हमें तो नजर नहीं आ रही, हम तो ये कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सर अगर एक पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ पर आता है, ये वो पार्टिकल है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो मेरी बात याद रखना कि इस पार्टिकल का क्या इस पॉइंट पे शेडो बनेगा? डायमीटर शेडो कहते हैं प्रोजेक्शन या शेडो। हमारे पास कह सकते हैं कि पार्टिकल खुद इस जगह से छोड़कर यहां पर आएगा तो इस पॉइंट पे बनेगा उसे शेडो। Q is a projection of point P. Q is a projection of point P और ये बन गया एंगल। स्टूडेंट जब ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, राइट की तरफ आपका लेफ्ट की तरफ, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टिकल जैसे इधर आएगा तो क्या ये शेडो इसके साथ साथ चलेगा? ये पार्टिकल जब इधर आएगा तो रेड शेडो इसके साथ साथ चलेगा। जब ये पार्टिकल इस जगह पर पहुंचेगा, इसका मतलब है जो प्रोजेक्शन यहां पर था वो प्रोजेक्शन अब कहां पर आ गया? इस जगह पर। सिमिलरली जब पार्टिकल वापस अपनी जगह पर आना शुरू करेगा तो उसी दौरान इसका प्रोजेक्शन भी है वो भी वापस अपनी जगह पर आना शुरू करेगा। तो ये कंडीशन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पार्टिकल की मोशन को अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल खुद सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब है मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात आपको बता देना चाहता हूं। जो मोशन पार्टिकल की है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज आपके पास अलोंग द सर्कुलर या सर्कमफेरेंस कौन सी मोशन शो करा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात याद रखना आपके पास a point Q ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि सर अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो याद रखना पार्टिकल इटसेल्फ उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब ये बता देना चाहता हूँ कि जो उसका प्रोजेक्शन बनना होता है उस प्रोजेक्शन की मोशन कौन सी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये बात अपने माइंड में। तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर। एमसीक्यू तो कभी पूछ सकते हैं कि सर जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और अगर मैं यूं कहूं कि जो उसका जो प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर आ रहा है और वो जो मोशन शो कर रहा है वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बताना आपको लाजमी, बस ये दो पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां पर परफॉर्म हो रही है, अलोंग द डायमीटर, और कौन शो कर रहा है, प्रोजेक्शन। अब आपको बता देना चाहता हूं कि एक टर्म है इस रेडियस, आपको पता है रेडियस भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मैं कह सकता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसे हम नाम देते हैं दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो यहां पर हम r को रिप्लेस कर देंगे इससे x नॉट। x नॉट वो कांस्टेंट फासला है और ये जो फासला होता है इसे कहेंगे वेरिएबल। मैं स्टूडेंट से पूछने जा रहा हूं क्या ये वेरिएबल डिस्टेंस होगा प्रोजेक्शन का? इसे जरा यूं समझे, अगर ये पार्टिकल यहां पर होगा तो x की प्रोजेक्शन यहां तक होगी, ये पार्टिकल यहां पर तो x की प्रोजेक्शन ये है, ये पार्टिकल यहां पर तो x की प्रोजेक्शन क्या होगी। इसका मतलब है कि सर x की वैल्यू कंटीन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज होगी। आपको पता है जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी उसे वेरिएबल कहते हैं, उसे वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये फासला वेरिएबल है और ये फासला क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक कंडीशन के मुताबिक इस हिसाब से अगर आप इधर देखें तो यहां पर हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पोजीशन का मतलब है कि हम x की बात करते हैं। तो आपको क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? आप ये जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हम एंगल यूज करते हैं cos थीटा किसके बराबर है, आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या इस वाले फार्मूले से हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, x किसके बराबर है, x = x नॉट cos थीटा। x किसके बराबर है, x = x नॉट cos थीटा के। ये फार्मूला याद रखना कि आपके पास ये पोजीशन बताता है, ये पोजीशन बताता है कहां पर कि x की क्या पोजीशन होगी जबकि आपके पास एंगल गिवन हो। अब आप ये कहेंगे कि सर x = x नॉट cos थीटा, और स्टूडेंट्स ये बात याद रखना हियर थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा * t के। क्यों? क्योंकि हम स्टडी करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी * टाइम के। स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हां यहां से ईक्वल वाला एक एमसीक्यू मैंने पास पेपर में देखा हुआ है, वो एक एमसीक्यू इस तरह से आया था कि x = x नॉट cos रेडिकल k अपॉन m into x नॉट के बराबर है। ये एक के पास पेपर में आ चुका है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, देखो जो आप यहां पर लिख रहे हो ना ये वाला फार्मूला, इसमें ओमेगा, इसमें जो ओमेगा होता है, एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k अपॉन m के। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, रेडिकल k अपॉन m के। सर ये वाली वैल्यू इस जगह पर इंसर्ट करते हैं तो तब आता है। अब ये कहां से है अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए पहले ये चीज याद रखना स्टूडेंट, क्या हम इस फार्मूले को x = x नॉट cos आपके पास गिवन है, cos आप यहां पर लिखेंगे ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू को हम 2 अपॉन t into t के बराबर लिख सकते हैं, और x = x नॉट cos 2πf into t। ये दो फार्मूले कैसे हैं याद रखना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था टाइम पीरियड में क्या लिखा था कि सर जब एंगुलर वेलोसिटी को थीटा अपॉन टाइम के बराबर लिखें। सही, आप ये चीज जरा समझे कि अगर कोई भी बॉडी फुल साइकिल कंप्लीट करती है तो तब उसका एंगल किसके बराबर होता है, 2π रेडियन के बराबर है, और जो टाइम लगता है उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल T डिस्क्राइब कर रहा है क्या, टोटल टाइम पीरियड। अब इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके लिखते हैं 2π अपॉन कैपिटल T। ये फार्मूला आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर है 2π, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। आप ये दो फार्मूलाज याद रखो, ओमेगा किसके बराबर है आपके पास, ओमेगा किसके बराबर है, पहला फार्मूला क्या लिखा है 2π अपॉन t, और दूसरा फार्मूला किसके बराबर है आपके पास 2πf। तो ये इक्वेशन अपने दिमाग में रखना, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास पोजीशन के कौन-कौन से फार्मूला थे, पोजीशन का हालांकि ये मेन फार्मूला, बट उसके बाद आपसे एमसीक्यूज के अंदर
किसी तरह का फार्मूला पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बता दो कि इंजीनियरिंग वालों से फार्मूलास बहुत पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूलास आपको ड्राइव करना आना चाहिए। मैं आपको स्टेप बता देना चाहता हूं कि यहां से हम यहां तक कैसे पहुंचे। फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस जो आपका वेरिएबल डिस्टेंस है, जैसे हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन, और ये सेकंड स्टेप जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको यूज करके cos थीटा के बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको यूज करके हम पोजीशन का फार्मूला निकालते हैं। अब जब पोजीशन का फार्मूला निकाल लोगे तो फिर आपको कुछ बेसिक चीजें जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ी है, चैप्टर 4 में जैसे ओमेगा बराबर है थीटा अपॉन टी के, तो टी किसके मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा बराबर है ओमेगा इनटू टी, वो चीज हम यहां पर पुट करेंगे, वो चीज हम यहां पर पुट करेंगे। एंड ओमेगा के दो फार्मूलास मौजूद है, ओमेगा इटसेल्फ 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है, और ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई एफ इनटू टी। तो ये फार्मूलास आपके पास किस चीज के बारे में मैंने बताया, इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बारे में। अब ये बात आपको थोड़ा समझा दूं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, अगर मैं कहूं सर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है या फिर एक्सेलरेशन, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कनेक्शन बिटवीन इसके दरमियान है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सर अब मुझे एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो स्टूडेंट, क्या आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट O है, सही। सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर, उससे क्या आप कह सकते हो कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है पार्टिकल का। मुझे पता है एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और आप लोग मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक को कहेंगे आपके पास apx और दूसरे को कहेंगे apy। आप बताएं क्या ये जो apx कंपोनेंट है, apx ये किसके बराबर है, which is equal to ap हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। अच्छा ये बात आप बता दो, क्योंकि प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन है वो आपके पास एक्सेलरेशन की वो टुवर्ड द सेंटर है, तो मैं कहना चाहता हूं ये किसके बराबर है ap cos थीटा। यहां पर मैं माइनस साइन पुट कर रहा हूं क्योंकि माइनस साइन के बारे में शुरू में मैं बताता था क्या कि वो एक्सेलरेशन जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या हो, मीन पोजीशन। सर ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया, पर आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला था v² अपॉन r। क्या इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर, इस फार्मूले को r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। ये फार्मूला याद रखना, आपको पहले मैंने समझाया है कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फार्मूलास हैं, तीन फार्मूलास कौन कौन से। नंबर 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला किसके बराबर है, ac बराबर है v² अपॉन r, सही। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला किसके बराबर है, अगर दूसरा फार्मूला निकालना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है v किसके बराबर होता है r ओमेगा के। सर यहां पर r ओमेगा पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे r से, डिवाइड कर देंगे r से। स्टूडेंट ये चीज AC किसके बराबर है r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r क्या रहेगा कैंसिल, तो हम कहेंगे AC बराबर है r ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसमें ओमेगा की जगह पर 2 पाई अपॉन t पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे r से। तो ये कंडीशन याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फार्मूलास हमारे पास गिवन है। अब आपको बता दूं क्या ये वाला फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये वाला फार्मूला आपको नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि अगर मुझे इस फार्मूले को यूज करना है इस टॉपिक के अंदर तो AP किसके बराबर है r ओमेगा स्क्वायर, जबकि r की वैल्यू को किसके बराबर रखना है x नॉट, r की वैल्यू किसके बराबर रखना है x नॉट। तो मैं कह सकता हूं कि AP बराबर है x नॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर। सर ये वाला जो फार्मूला है ना, सुनो ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं APx बराबर है माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सर इसमें देखिए x नॉट और cos थीटा सबसे ऊपर इस ब्रैकेट में नजर आ रहा है, किसके बराबर है x के बराबर है, इस वाले x के बराबर है। अब आप कहेंगे x नॉट cos थीटा को हटाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू किसके बराबर आ गया x।
माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के। ये बात आपको बता दूं कि आप लोग जब भी एक्सेलरेशन निकालोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। ए पी एक्स मसल के जो प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है अलोंग द डायमीटर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के। और यहां पर बताया जाता है स्टूडेंट, यहां पर ये बताया जाता है कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? कांस्टेंट। तो इस चीज को जब हम रिमूव करेंगे तो आपके पास अगेन एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, इससे बात आ गई। ये बता देना चाहता हूं कि सर अगेन हम ये कह सकते हो कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है ना वो प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कराएगा और उसको हम रिलेट कर सकते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है इससे हम रिलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है। अच्छा ये चीज मैंने आपको बता दी एक्सेलरेशन के बारे में। अच्छा ये बात याद रखना स्टूडेंट, आप लोग जो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो शुरू वाला हिस्सा होता है इसमें डेरिवेशन होती है, इसमें सिर्फ फार्मूलाज मुझे बताए जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, इसमें सिर्फ फार्मूलाज बताए जाते हैं जो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो अब आपको बता सकते हो कि दो पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। एक मीन पोजीशन जो है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होगा और कहां मिनिमम होगा? एक्सट्रीम पे क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम होगा। और मीन पोजीशन पे क्या होगा, जीरो मिनिमम। मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं। एक्सेलरेशन आप देखेंगे 8 मीन पोजीशन। स्टूडेंट अगर आप मीन पोजीशन पे निकालना चाहते हो, मीन पोजीशन के हिसाब से अगर आपको बताओ कि x की वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। दैट्स व्हाई मैं यहां पर अगर मैं 0 पुट कर दूं आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0, देन एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बात अपने माइंड में रखना। द एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मैक्स, आपके पास जो मिनिमम होता है वो मीन पोजीशन पे होता है, मीन पोजीशन पे मिनिमम होता है। और आप कहेंगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप निकालना चाहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं निकालूं तो APX का फार्मूला किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x इसके बराबर होगा प्लस माइनस x नॉट। तो ये बता देना चाहता हूं प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है और मीन पोजीशन हमेशा एक ही होती है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब आपको बता दूं कि यहां पर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट दैट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई, ये बता देना चाहता हूं। अच्छा ये मैक्सिमम क्यों होता है, वेलोसिटी के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होता है, इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। आपको बता दूंगा कि एक्सेलरेशन मीन पॉइंट पे क्यों मैक्सिमम है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी 0 होगी और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन 0 होगा। अब इसके बारे में आपको बता दूं, पहले वेलोसिटी को मैं आपको लिखवाकर फिर मैं उसके बारे में समझा दूं इनका डिफरेंस क्या है, फर्क कैसे करेंगे वो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा अब बताना चाहता हूं कि आपके पास वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का अगर मुझे फार्मूला बताना है, वेलोसिटी बराबर है आपके पास x नॉट ओमेगा sin थीटा। ये फार्मूला याद है, x नॉट ओमेगा sin थीटा, ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव होगा। अब आप ये कहना चाहता हूं कि सर ये वेलोसिटी अगर निकालनी है, अब यहां पर आप सोचेंगे सर ये फार्मूला x नॉट ओमेगा sin थीटा आया कैसे, जरा एक चीज बता दो।
देखो स्टूडेंट, आपने ये टेंजेंशियल वेलोसिटी पढ़ी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी पार्टिकल। अब एक बात बताना चाहता हूं कि इस पार्टिकल के बनेंगे दो कंपोनेंट्स। इसे आपके पास नाम दिया जाएगा Vpx और इसे नाम दिया जाएगा Vpy। एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है हमेशा sin थीटा होता है, भले ही यहाँ पर x लिखा हो। ये बात अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको sin थीटा अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फार्मूले से ड्राइव करके ये वाला फार्मूला हमारे सामने आता है। Vpx इसके बराबर है x नॉट ओमेगा sin थीटा के बराबर है। इस फार्मूले को ड्राइव करके ये Vpx किसके बराबर है x नॉट ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है k अपॉन m। अब ये चीज बता रही है कि सर ये k अपॉन m, ये k अपॉन m यहां पर क्या लिखा हुआ है sin थीटा। आप लोग मुझे बताओ कि ये रेडिकल k अपॉन m कैसे है? क्या आपने पीछे बुक्स का पढ़ा था? बुक्स में एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करो। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था कि a बराबर है -k अपॉन m इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब मैंने आपको पढ़ाया था k अपॉन m किसके बराबर है x। ये हुक्स लॉ के अंदर प्रीवियस कल टॉपिक जो आपको पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है -k अपॉन m इनटू x के बराबर है। और आज आपने एक्सेलरेशन का ये भी फार्मूला पढ़ा apx बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x के। सर ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। इन दोनों फार्मूलास के अंदर आपको फर्क किस चीज का नजर आ रहा है? इन दोनों फार्मूलास के ये देखा जाए, या ओमेगा स्क्वायर लिखा हो और यहां k अपॉन m लिखा हो, मैं कह सकता हूं हियर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा k अपॉन m के, और खाली ओमेगा किसके बराबर होगा रेडिकल k अपॉन m। क्या इस वाले फार्मूला से हम ये दो फार्मूलास बना सकते हैं? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 1/2 पाई k अपॉन m, और टाइम पीरियड किसके बराबर है 2 पाई f अपॉन। ये दो फार्मूला बना सकते हैं कैसे सर? आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी मैंने बताया था कि ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है 2 पाई f। 2 पाई f की वैल्यू यहां पर रखूं, 2 पाई f बराबर है रेडिकल k अपॉन m के। f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1/2 पाई। ये फार्मूला याद रखना कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये टाइम पीरियड। अब आप देखें टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का अगर रेसिप्रोकल कर दो ना पूरे फार्मूले को तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। तो ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसको हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। ये बता दो कि ये फार्मूला आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फार्मूला हमारे सामने मौजूद है। अब आप मुझे बताएं Vpx किसके बराबर है? Vpx बराबर है x नॉट ओमेगा sin थीटा के। x नॉट मैंने ये लिखा है, ओमेगा की जगह पर मैंने क्या लिखा है रेडिकल k अपॉन, ये लिखा है रेडिकल k अपॉन। उस चीज को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। अब आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और फार्मूलास पढ़े होंगे ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं sin थीटा कहूं तो किसके बराबर होगा 1 रेडिकल 1 माइनस। आपको अगर याद हो आपने कुछ फार्मूलास पढ़े होंगे sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के। कैन आई राइट दिस sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। अब आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूं तो इस तरफ क्या आएगा रेडिकल आ जाएगा। sin थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आप मुझे बताओ कि सर cos थीटा की वैल्यू, ये आपको ट्रायंगल बनाकर बताया था कि x अपॉन x नॉट के बराबर है। मैंने बताया था cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस फार्मूले को देखोगे तो यहां इस ट्रायंगल को सॉल्व करो तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। cos थीटा किसके बराबर है x अपॉन x नॉट।
क्या ये वाला cos थीटा इस जगह पर रखा जा सकता है? इस जगह पर cos थीटा की जगह पर, क्योंकि cos थीटा वहां पर किसके बराबर है? x अपॉन x नॉट। तो बेटा ये आपके पास sin थीटा 1 माइनस x नॉट, ये फार्मूला आपके सामने आ गया, ये फार्मूला। स्टूडेंट्स आप लोग इस फार्मूले को Vpx इज इक्वल टू x नॉट k अपॉन m, क्या फार्मूला है आपके पास वहां देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। अब एक्स नॉट जो बाहर है, क्या वो अंदर रेडिकल के अंदर जाएगा तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा? एक कंडीशन में आपको जरा समझा दूं कि अगर इस एक्स नॉट को, या फिर एक काम करें, इसका अंदर एलसीएम हो जाएगा, इसका अंदर एलसीएम होगा, एलसीएम लेके नीचे वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आप कह सकते हो कि ये फार्मूला आपके पास x नॉट रेडिकल k अपॉन m x नॉट स्क्वायर x स्क्वायर x नॉट हो गया आपके पास, x नॉट से x नॉट, सर दैट इज अ फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी, दैट इज अ फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी। अब आपसे कहना चाहता हूं, ये है मेन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। सिर्फ आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि सर x की जगह पर 0 पुट करो तो वेलोसिटी मिनिमम होगी या मैक्सिमम, और अगर x की जगह पर x नॉट पुट करो तो तब क्या वेलोसिटी होगी? अब आप थिंक करें, सोचिए। At extreme position, अगर मैं extreme position की बात करता हूँ तो आपके सामने Vpx की वैल्यू क्या आ जाएगी? एज अ मिनिमम और सेकंड 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपके सामने इंजीनियरिंग का स्टूडेंट समझना, ये जो मैक्सिमम मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हर किसी के लिए पूछा जाएगा। फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम होगी, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम, ये पूरा एक चार्ट बनता है। सही है। सिर्फ अभी मैंने सिर्फ पहले एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया कि एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और किस पॉइंट पे मिनिमम। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, और मीन पॉइंट पे क्या होता है? 0। और वेलोसिटी यहां पर क्या है? मीन पॉइंट पे मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या है? मिनिमम इन 0। अब सिर्फ मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वहां एक्सेलरेशन 0, और जिस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी मिनिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इसका रीजन है कि क्यों होता है, ये फर्क आपको बता दो। चेंज किस हिसाब से यूनिफॉर्म हो जाता है। एक बात याद रखना, एक चीज जरा समझा, जब आप स्टूडेंट एक बात समझ, एक पेंडुलम की एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सही है, पेंडुलम की एग्जांपल, जब आप पेंडुलम को ऊपर लेके जाते हो, ये आपने छुड़ाया, सही है। अब जैसे आप रिलीज करेंगे तो इसके अंदर 0 से अचानक वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर ये जहां रुका हुआ है वहां पर वेलोसिटी होगी। आपको पता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा रुकती है, स्टे करती है। जहां पर बॉडी स्टे करेगी वेलोसिटी वहां, ये पॉइंट पहले आपने माइंड रखना, वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर स्टे करना होता है, इसी वजह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होती है। तब आप कहेंगे सर वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी 0 है, देन आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी और इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। अच्छा ये चीज बता दूं कि जब ये मीन पॉइंट पे पहुंचती है
वहां पर आप कहेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम तो है बट कुछ वक्त के लिए यूनिफॉर्म होगा। तो अब आप कहेंगे एट मीन पोजीशन velocity of a vibrating body at mean position, velocity of a vibrating body is maximum but uniform। कुछ वक्त के लिए यूनिफॉर्म हो जाती है, जहां ये यूनिफॉर्म होती है वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। और जब वो बॉडी वापस एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाना शुरू करेगी, एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ, देन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। देन अगर कोई चलती हुई बॉडी अचानक रुक जाए तो इसका मकसद है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपकी बॉडी अचानक रुकती है, अगर बॉडी रुकती है तो उसमें एक वेलोसिटी जीरो होगी, दूसरी वेलोसिटी भी जीरो नहीं हुई। शुरू में तो कुछ होगी ना, तो कभी भी ये अंदाजा मत करना कि अचानक अगर बॉडी रुक गई है, एक्सेलरेशन खत्म हो गया। एक चलती हुई बॉडी सडनली स्टॉप हो जाए तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपके पास इसमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, बट आपके पास अगेन वेलोसिटी फ्रॉम टाइम से आपका एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम। तो सिर्फ कह सकता हूं कि अगर कोई पूछे सिर्फ एक्सट्रीम मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हां मैक्सिमम होती है, बट आप उसके साथ में यूनिफॉर्म भी होती है कुछ वक्त के लिए, उस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। दैट्स व्हाई जहां एक्सेलरेशन जीरो है तो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी जीरो। तो ये फर्क बताना लाजमी है, इसे अपने दिमाग में बिठा लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम है। या तो बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये हमारे पास अच्छा स्टूडेंट एक एमसीक्यू दे रहा हूं, आप ये बताएं बताओ कि क्या वेलोसिटी होगी, बताओ कि क्या वेलोसिटी होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, किस डिस्टेंस पे, किस पोजीशन पे, m इसके बराबर है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, वो पोजीशन हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी, क्या आप आपने ढूंढना है। स्टूडेंट ये चीज़ जरा समझा दूँ। चलो इसमें अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि वेलोसिटी बराबर है रेडिकल p अपॉन m x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या हम इसको ओमेगा x नॉट स्क्वायर x की वैल्यू क्या लिखेंगे? सर आपके पास क्या है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब कि आपके पास क्या है, 1/2 x नॉट, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से x की वैल्यू। अब आपको ये बता देना चाहता हूँ ओमेगा किसके बराबर है, x नॉट स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ये x नॉट स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, सही। अब इसे सॉल्व करेंगे ऐसे तो 4 1 4 माइनस 1 3/4। अब आप देखिए b की वैल्यू क्या आई है, ओमेगा
3/4 x नॉट स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 3/4 ये तो आपके पास बन जाएगा रेडिकल 3/2 x नॉट ओमेगा। और ये बात बता दो रेडिकल 3/2 अगर आपने cos के एंगल sin के एंगल याद होंगे 1/2 बराबर होता है 0.5 के, रेडिकल 3/2 बराबर होता है 0.86 के और 1/रेडिकल 2 बराबर होता है 0.707 या 0.71 के। तो अब आपको बता देना चाहता हूं कि सर इसमें तो आपके पास आंसर आएगा 0.86 या सही स्टूडेंट। अब यहां पर हम स्टैंड करते हैं फिर इंशाल्लाह